नमस्कार। भारत में सांप्रदायिक राजनीति, इसकी जड़ें बहुत गहरी और उलझी हुई है ना? पर सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए, आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और यकीन मानिए, कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं 19वीं सदी के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल सर सैयद अहमद खान के कुछ शब्दों से। सोचिए, साल था 1884 और उन्होंने कहा, याद रखिए, हिंदू और मुस्लिम ये तो बस धार्मिक शब्द हैं। असल में इस देश में रहने वाले हम सब, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हम सब एक ही कौम हैं। मतलब उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी, एकता का इतना जबरदस्त पैगाम। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ऐसा क्या बदल गया? कहाँ गया वो एक कौम का विचार? कैसे वो इतनी बुरी तरह बट गया? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, पर 1857 के विद्रोह के बाद कई सालों तक लोगों की पहचान पहले हिंदुस्तानी थी, हिंदू या मुस्लिम बाद में। उस वक्त के जो अखबार थे ना, उनमें भी दोनों समुदायों के अलग अलग हितों की बातें मतलब ना के बराबर होती थी। सब एक थे। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सर सैयद अहमद खान खुद इस एकता की एक जीती जागती मिसाल थे। उन्होंने जो साइंटिफिक सोसाइटीज़ बनाई, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए थी। उनका जो अलीगढ़ कॉलेज था, उसे बनाने के लिए हिंदू राजाओं ने भी चंदा दिया। और तो और, कॉलेज में हिंदू प्रोफेसर और स्टूडेंट्स भी थे। वो हमेशा हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की ही बात करते थे। लेकिन फिर 1880 का दशक आया और सब कुछ बदलने लगा। ये एक टर्निंग पॉइंट था। देखिए, 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका मकसद था एक डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट भारत। पर बस 2 साल बाद ही 1887 में अंग्रेज वाइसरॉय डफरिन ने कांग्रेस पर खुलेआम हमला बोल दिया। और बस यहीं से सर सैयद अहमद खान का रुख 180 डिग्री घूम गया। वो कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधियों में से एक बन गए। पर क्यों? जो इंसान हमेशा एकता की बात करता था, वो अचानक क्यों बदल गया? उनका नया तर्क ये था कि अगर भारत में डेमोक्रेसी आई तो हिंदू तो मेजॉरिटी में है, वो मुसलमानों पर हावी हो जाएंगे। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी कि ये तो पासे के खेल जैसा होगा, जहां एक आदमी के पास 4 पासे हों और दूसरे के पास सिर्फ एक। तो उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई, अंग्रेजों के वफादार बन जाओ, क्योंकि वही मुसलमानों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ही सिक्के के 2 पहलू उभरने लगते हैं। एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता, जिसे हिंदू मेजॉरिटी रूल का डर था और जो अंग्रेजों को अपना प्रोटेक्टर मान रही थी, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ हिंदू सांप्रदायिकता भी सिर उठा रही थी। इसकी बातें क्या थी कि मध्यकाल का मुस्लिम शासन अत्याचारी था, या कांग्रेस तो मुसलमानों को अपीस कर रही है। कमाल की बात यह है कि ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे को देखकर ही बड़ी हो रही थी, एक दूसरे की परछाई की तरह। अब ये सिर्फ बातें या विचार नहीं रह गए थे। जल्द ही इन विचारों ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की शक्ल ले ली। 1907 में बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसका एजेंडा साफ था, अंग्रेजों के वफादार रहो और मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरल सिस्टम की मांग करो। और इसके ठीक 2 साल बाद 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। इनका क्या कहना था कि कांग्रेस तो हिंदू हितों की बलि दे रही है। तो देखिए, दोनों तरफ राजनीति पक्की हो रही। अच्छा, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग थी ना, ये बहुत क्रूशल है। चलिए समझते हैं ये था क्या। सिस्टम बहुत सिंपल था। मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे और हिंदू वोटर्स सिर्फ हिंदू कैंडिडेट को। सोचिए, ये देश की राजनीति को धर्म के आधार पर बांटने का कितना पावरफुल टूल था। और इसका असर बहुत जहरीला था। सोच के देखिए, सबसे पहले तो वोटर्स धर्म के नाम पे बट गए। अब नेताओं को जीतने के लिए पूरे देश की नहीं, सिर्फ अपने धर्म के लोगों की जरूरत थी, तो वो बातें भी वैसी ही करने लगे। नतीजा, पूरी की पूरी राजनीति ही सांप्रदायिक हो गई। यहां तक कि गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे बनाकर पेश किए जाने लगे। मतलब अंग्रेजों की इस एक पॉलिसी ने राजनीति को सांप्रदायिक लड़ाई का मैदान बना दिया था। लेकिन इस घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो साल था 1916 और समझौता था लखनऊ पैक्ट। ये एक बहुत बड़ा पल था। राष्ट्रवादियों की एक नई युवा पीढ़ी के जोश के चलते कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पर आ गए थे। पर इस समझौते के भी 2 चेहरे थे। अच्छी बात यह थी कि पहली बार सबने मिलकर भारत के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की। राष्ट्रवादी हिंदू और मुस्लिम एक साथ हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मान लिया। मतलब एकता तो हुई, लेकिन इस बात को मानकर कि भारत में हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग समुदाय हैं जिनके हित भी अलग अलग हैं। और यही इस समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी थी।
इस समझौते ने जो जमीन तैयार की थी, उस पर जल्द ही नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत आंदोलन की जबरदस्त लहर आई। वो एक ऐसा दौर था, जन एकता का ऐसा मंजर था कि पूरा देश हिंदू मुस्लिम की जय के नारों से गूंज रहा था। सच में, एक पल को तो ऐसा लगा कि आजादी की इस लड़ाई ने धर्म की सारी दीवारें गिरा दी हैं। लेकिन 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अचानक वापस ले लिया गया, तो लोगों में एक गहरी निराशा फैल गई। वो जो एकता की जबरदस्त लहर थी, वो थम सी गई, और इस निराशा ने सांप्रदायिकता को फिर से पनपने के लिए एक बहुत फर्टाइल ग्राउंड दे दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? सांप्रदायिक संगठन जो शांत पड़ गए थे, वो फिर से जिंदा हो गए। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे पुराने संगठन तो थे ही, पर अब संगठन और तंजीम जैसे नए और कई ज्यादा आक्रामक आंदोलन शुरू हो गए। इनका काम ही था खुले तौर पर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल। और इस बढ़ते जहर का जो नतीजा निकला, वो बहुत ही भयानक था। दंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 1922 से 1927 के बीच, मतलब सिर्फ 5 सालों में, भारत में 112 बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। 112! ये आंकड़ा उस दौर की भयावहता बताने के लिए काफी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि पहले कौन आया, हिंदू सांप्रदायिकता या मुस्लिम सांप्रदायिकता? इसका जवाब शायद वैसा ही है जैसे ये पूछना कि पहले मुर्गी आई या अंडा। सच तो ये है कि एक बार जब ये शुरू हो गया, तो ये एक विशेष साइकिल बन गया। दोनों तरफ की नफरत एक दूसरे को ताकत देने लगी, एक दूसरे को और बड़ा बनाने लगी। ये एक ऐसा चक्र है जिसके बारे में सोचना और जिसे समझना शायद आज भी सबसे ज्यादा जरूरी है।